हेलो एवरीवन, लेट अस डिस्कस अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो व्हाट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट? सो दिस इज डबल टैक्सेशन रिस्क टैक्स रिलेटेड, ठीक है। अवॉइडेंस सो इट इज़ एन एग्रीमेंट। तो बात हुई कि है क्या, इट इज़ एन एग्रीमेंट। तो दिस इज एन एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज़ का है? बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया विद व्हाट? रिलेटेड विद टैक्स। अगर सिमिलर इनकम, बिकॉज अ कंपनी, कोई एक पर्सन है ए या बी कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस चेंज इट, कोई सी पर्सन है या डी कंपनी है, कुछ भी है, दीज आर कंपनी और अब इंडिविजुअल, इन सब का जो है इन दोनों कंट्रीज़ में स्टेक है, दे हैव ए स्टेक इन दिस। फॉर एग्जाम्पल यू आर पर्सन लिविंग हियर, ठीक है, बट यू आर अर्निंग हियर, या आप यहाँ एक कंपनी हो, यहाँ पे एक कंपनी हो, ठीक, एंड यू आर रजिस्टर्ड हियर बट यू आर अर्निंग हियर, आपकी अर्निंग जो है वो इनकम यहाँ जनरेट हो रही है। तो यहाँ दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई। तो व्हेन टू कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व एज सच, जब यहाँ दो कंट्रीज़, ठीक है, इन्वॉल्व हो गई, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ इंडिया, लेट्स इट इज़ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के वर्कर्स यूएस में हैं, यूके में हैं, ठीक है, कंपनीज़ हैं, मलेशिया है, मॉरिशियस है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है यहाँ का वर्कर यहाँ जा रहा है, या कंपनी है यहाँ जा रही, यहाँ, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट्स, अलग अलग एग्रीमेंट्स होंगे, यूएस इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट होगा, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो दे विल डिसाइड द टर्म्स कि इनकम कैसे टैक्स होगी, कोई इनकम जनरेट हो रही है कैसे टैक्स होगी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द इनकम, क्योंकि इनकम जनरेट हो रही है। एक कंट्री कहेगा कि हमारे यहाँ हम टैक्स करेंगे बिकॉज इट इज़ अ रेजिडेंट ऑफ ईयर, बी कहेगा नहीं, ये हमारे यहाँ इनकम यहाँ जनरेट हो रही है, इनकम यहाँ जनरेट हो रही है, भले ये ए में रहने वाला हो, तो हम इनकम करेंगे टैक्स। तो ये दोनों बैलेंस कैसे किया जाए कि डबल, ये एक इंडिविजुअल या कंपनी को डबल टैक्स ना देना पड़े। क्या देना ना पड़े? डबल टैक्स ऑन अ सेम इनकम। एक कॉमन इनकम आई है, सिमिलर इनकम पे दो जगह टैक्स ना देना पड़े। और अगर ये दो जगह टैक्स देगा तो हाउ इट विल इन्फ्लुएंस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे होगा, कैसे हमारे कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी, कैसे लोग पैसा लगाएंगे, ये सब सारी चीज़ों में दिक्कत होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो जब फ्री ट्रेड ये एग्रीमेंट होता है डबल टैक्सेशन, तो दे इज़ एक्सचेंज ऑफ डेटा, दे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन भी रोका जा सकता है, जो लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं तो ये रोका जा सकता है। एक इवेंट होता है, आइए मैं इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। एक मॉरिशियस रूट, व्हाट इज़ मॉरिशियस रूट? मॉरिशियस रूट, तो भाई इसमें आप प्ले स्पीड तेज कर लेना। मॉरिशियस रूट में ये होता है कि ये इंडिया है, ठीक है, आप यहाँ मॉरिशियस। हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल ये जो मॉरिशियन, यहाँ कुछ इंडियन कंपनीज थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जाकर के एक शेल कंपनी इन्होंने खोल दी। शेल कंपनी क्या होती है? जस्ट ऑन पेपर शेल कंपनी, शेल मतलब खोखली है, ठीक है, जस्ट ऑन पेपर इट इज़। अब खोली क्यों इन्होंने? कई मकसद हो सकते हैं, इनके दो मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद क्या है? यहाँ शेल कंपनी खोल दी और असली काम हो रहा है यहाँ पे, रियल काम जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, रियल इनकम यहाँ जनरेट हो गई, और इन लोगों ने शो कर दिया कि ये शेल कंपनी से इनकम जनरेट होगी। अब फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ मॉरिशियस है, ये मान लो मॉरिशियस, ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेजीम थोड़ा लूज है, या टैक्सेस आर लो, या ये लोग कम टैक्स चार्ज करते हैं। तो जब यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे जब जाएगी ना, तो ये मॉरिशियस में तो टैक्सेशन कम है, तो इनको ये जो इनकम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर दिखा दिया और किसी तरह से मनी इन लोगों ने हवाला के थ्रू या कैसे भी यहाँ पे पहुँचा दिया, तो अब इनके इनकम पे टैक्स जो लगेगा बहुत ही कम लगेगा, ठीक है, बिकॉज इनकम इज जनरेटिंग हियर। और ये पर्सन शो करेगा कि कंपनी यहीं पे रजिस्टर्ड है, ये लोग रजिस्टर करवा लेते हैं यहीं, ये मॉरिशियस में ही रजिस्टर्ड करवाया और शो किया कि यहीं पे इनकम जनरेट हो रही है इन द नेम ऑफ शेल कंपनी। वो कुछ काम वाम नहीं कर रही है यहाँ पे, जस्ट शेल कंपनी है, जस्ट ऑन पेपर, पर रियल कहाँ है यहाँ? तो इन लोग ने चोरी छुपे ऐसे काम कर लिया। इससे क्या हुआ? यहाँ टैक्स लॉस कम है, और ये मॉरिशियस ही टैक्स करेगा इनके इनकम को, ठीक है। तो ये लोग बच गए इन सब सारे तरीक़ों से। हुआ क्या? एक और सिनारियो आया, केस 2। ये जो शेल कंपनी थी यहाँ इन्वेस्ट करने लगी
शेयर्स में, और शेयर्स में प्रॉफिट करने लगी, शेयर्स में प्रॉफिट, बिकॉज दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड हियर, यहाँ पे रजिस्टर्ड है और यहाँ इनकम जनरेट हो रही थ्रू शेल कंपनी, इन्होंने दिखा दिया। तो अब शेयर्स जब आप प्रॉफिट शेयर पे कमाते हो, दिस इज कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जो कि इंडिया लेवी करता है या लगाता है। अब कैपिटल गेन टैक्स मलेशिया, अब ये कैपिटल गेन टैक्स जो है हालांकि इंडिया में कमा रहे हैं बट कंपनी इज रजिस्टर्ड हियर, तो ये कैपिटल गेन टैक्स जो है मलेशिया में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। तो ये कंपनी इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट करके कमा रही थी और कैपिटल गेन टैक्स जीरो था, इनका टैक्स जीरो पड़ रहा था क्योंकि इंडिया चार्ज नहीं कर रही थी कैपिटल गेन टैक्स, बिकॉज कंपनी सिचुएटेड हियर। कंपनी कहाँ सिचुएटेड है? कंपनी सिचुएटेड इन मलेशिया एज ए शेल कंपनी। तो मलेशिया जो है, अरे मॉरिशियस, तो ये हो गया मॉरिशियस रूट, लोग डाइवर्ट करने लगे पैसा मॉरिशियस में। फिर 2017 के बाद एक लॉ चेंज हुआ। क्या हुआ? लॉ चेंज हुआ और उसमें कहा गया कि कोई कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड हो या कुछ भी हो, इनकम जनरेट करी, अगर वो इंडिया में शेयर में इन्वेस्ट कर रही और प्रॉफिट होगा तो दे हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स। अब ये आ गया कि मॉरिशियस में भी अगर कंपनी है तो इट हैज़ टू पे कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से सारा सिस्टम काम कर रहा था। एक फेक कंपनी खोल करके लोग टैक्स चोरी, यहाँ टैक्स इवेजन भी, अगर आप शेल कंपनी खोल रहे हो तो यहाँ टैक्स इवेड कर रहे हो आप। क्यों? आप टैक्स, अब यहाँ दो बात आती है। एक कंट्री होती है जहाँ आप रजिस्टर्ड कराते हो, ठीक है, कंपनी अगर है कोई कहीं पर रजिस्टर्ड करा गई तो उसको कहते हैं रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है, रेजिडेंट कंट्री कहेंगे, जिस कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड है। और जहाँ इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं सोर्स। ठीक है, ये हो गया सोर्स। सिमिलर फॉर इंडिविजुअल, तो ये कंपनी के लिए हो गया। ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? एक हो गया रेजिडेंट जहाँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है और जहाँ इनकम आ रही है वो सोर्स हो गई। दूसरा एग्जाम्पल इंडिविजुअल के लिए, ये इंडिविजुअल जहाँ इनकम कमाता है, मान लो यूएस में जाके कमा रहा है तो इट इज़ अ सोर्स, और यूएस में ही रह रहा है तो यूएस में रेजिडेंट हो जाएगा, पर इंडिया में रह रहा है तो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। अब रेजिडेंट होने के लिए उस पर्सन को कम से कम 180 दिन यहाँ होने चाहिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने कोई इंडिविजुअल ने इन्वेस्टमेंट की है और ये इन्वेस्टमेंट यूएस में की है और यूएस में इनकम जनरेट हो रही है तो यूएस चार्ज करेगी टैक्स। ठीक है, बट अगर यहाँ आप इंडिया में भी 180 दिन से ज़्यादा रह रहे हो तो इंडिया विल ऑल्सो टैक्स इट, इंडिया भी टैक्स करेगी। पर आप 180 दिन से कम रह रहे हो और यूएस में रह रहे हो और इंडिया में 180 दिन से कम हो तो देन यूएस विल टैक्स इट, तो क्या करेगी? यूएस टैक्स करेगी। तो ये पूरा रेजिडेंट वाला सिस्टम आ जाता है। एक एग्जाम्पल से दे रहा हूँ आपको, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये कंपनी से रिलेटेड है। होता क्या है? होता ये कि अगर एक कंपनी है कोई, मान लो ये एक कंट्री ए है, दिस इज कंट्री बी। अब ये कंपनी ने यहाँ से वर्कर हायर किए, यहाँ से वर्कर हायर किए, बट ये कंपनी जो है ये यहाँ पे है और यहीं पे ये क्या नाम है अपना काम कर रही है और यहीं से इनकम जनरेट हो रही है। मतलब दिस पर्सन, मान लो ये इंडिया से ये बंदा है और ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसको हायर किया और यहाँ पे ये काम कर रहा है बंदा, और इंडिया में रह के काम कर रहा है, यहीं पर रिजाइड भी कर रहा है। ठीक है, अब ये कंपनी यहाँ पर पे है, ठीक है, ये मान लो यूएस में काम कर रही है। अब ये कंपनी ने इसको हायर किया, अब ये इसके लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पे ये देखा जाएगा, वी विल चेक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वी विल चेक कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। अगर यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है तब यहाँ पे इस कंपनी का टैक्स जो होगा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और ये इस बंदे की इनकम यहाँ इंडिया चार्ज करेगी, इंडिया विल चार्ज द टैक्स। किससे? यहाँ से टैक्स लिया जाएगा। पर यहाँ इनकम जनरेट हो रही है तो यूएस भी टैक्स करेगा। ठीक है, तो दोनों की जिम्मेदारी हो जाएगी, यहाँ टैक्स इंडिया भी करेगा और ये भी करेगा। अब इसी में होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मान लो यूएस ने चार्ज किया क्या नाम है 1 लाख रुपए, ठीक है, ये टैक्स था। इंडिया ने चार्ज किया इस इंडिविजुअल पे, मान लो ये इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अब इस बंदे को, ये जो इंडिविजुअल या कंपनी है, इसको 2 + 1 लाख नहीं देने होंगे। ठीक है, ये 3 लाख नहीं देना होगा, ये 3 लाख रुपया ना नहीं देना होगा। इंस्टेड क्या होगा कि 2 लाख में से जो इस बंदे ने यूएस में दिया -1 लाख हो जाएगा, -1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख ही सिर्फ देना पड़ेगा। इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। ठीक है, टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया टैक्स क्रेडिट। तो इंडिया में इस बंदे को कितना देना पड़ा? सिर्फ 1 लाख देना पड़ा।
तो ये हो जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक, ये सब सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो इसमें एक प्रोविज़न आता है, या तो एक कंट्री एग्जेम्प्ट कर देगी टैक्स पूरा, या दूसरा आता है टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में टैक्स का मैनेजमेंट होता है। दैट इज़ ऑल दैट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब आइए आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। सो यहाँ वाले केस में क्या था, आपने समझ लिया पूरा कि यूएस एक सोर्स कंट्री थी। यूएस का है जहाँ इनकम जनरेट हो रही, सोर्स कंट्री थी, और इंडिया जो है यहाँ पे बंदा रह रहा था, तो ये रेजिडेंट हो गया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो टैक्स क्रेडिट, ये टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है एडजस्ट करना टैक्स को। ठीक है, आपने बाहर दे दिया ताकि इस बंदे को डबल टैक्स नहीं देना पड़े। अब इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, कई इंपॉर्टेंस होती हैं। ठीक है, लेट अस सी समथिंग। आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेटिव है काफ़ी। ठीक है, मैंने परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बता दिया, ये सब सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, और बिटवीन द टू कंट्रीज़ एक बाईलैटरल ट्रीटी है, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस है यहाँ पे। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, एंड वेयर द इनकम इज़ अर्नड, ये सोर्स कंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ देखो आप, अगर आप जैसे आप नॉन रेजिडेंट हो, आप यू लिव एंड वर्क इन यूएस, और इंडिया में आपका आना जाना नहीं है, एंड नॉट इन इंडिया, एंड यू अर्न एंड यू आर टैक्स्ड इन द यूएस, और यूएस में आपको टैक्स मिल रहा है, एंड यू सेंड मनी टू इंडिया, तो क्या ये रेमिटेंस टैक्स होगा कि नहीं होगा? देखो, इंडिया डज नॉट टैक्स दैट मनी अगेन, इंडिया टैक्स नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट रेजिडेंट। सो बिकॉज इट्स नॉट इनकम अर्नड इन इंडिया, सो इट्स जस्ट योर आफ्टर टैक्स सेविंग। तो ये जो अगर आप रेमिटेंस भेज रहे हो ना, अगर आप वहीं रह भी रहे हो, तो इट विल नॉट बी टैक्स। आइए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब यूएस में टैक्स देखिए, यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, अगर आप इंडिया में रह रहे हो और बाहर आपकी इनकम जनरेट हो रही है, मान लो यूएस इज द सोर्स कंट्री, तो यहाँ टैक्स होगा, प्लस इंडिया में भी टैक्स होगा, बट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ताकि डबल टैक्स से आप बच सको। ठीक है, यू आर नॉन रेजिडेंट, अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, आप यूएस में रह रहे हो, तो टैक्स यूएस में तो लगेगा, पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। खास बात यह है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो ना, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। तो इंडिया डजंट टैक्स फॉरेन इनकम। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से मनी रेमिटेंस का था। अब ऑब्जेक्टिव क्या है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का? अवॉइड डबल टैक्सेशन। क्यों अवॉइड करना है डबल टैक्सेशन? टैक्सिंग द सेम इनकम, 2 बार टैक्स हो जाएगी। आपको इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, कैसे? फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज कैसे किया जाए, कैसे वो हमारे यहाँ आएंगे, उनको क्लैरिटी और टैक्स रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब एग्रीमेंट करते हो आप, तो डेटा शेयर करते हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हो। ठीक है, एक कॉमन कंसेंसस पे आप पहुँचते हो। ठीक, कंसेंसस पे पहुँचते हो आप, रिजॉल्व करते हो जो भी इश्यूज रिलेटेड विद द टैक्स और इनकम। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, एंड यू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, ये दोनों चीज़ भी आप एक्सचेंज कर रहे हैं। टैक्स इवेजन से बच गए आप। ठीक है, हेल्प एक्सचेंज ऑफ टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल टैक्स फ्रॉड, तो टैक्स फ्रॉड से बच जाओगे। फेयरनेस और लीगल सर्टेनिटी आएगी। तो एंड डिफाइंस, ये क्या है, विच कंट्री कैन टैक्स विच टाइप, कौन सी कंट्री कौन सा इनकम। देखो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, अगर ए कंट्री है, बी के साथ थोड़ा अलग होगा, सी के साथ अलग होगा, अलग अलग एग्रीमेंट्स होंगे। ठीक है, आपस में ये लोग ये अलग अलग एग्रीमेंट बनाए जाएंगे, इससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, ये सब सारी चीज़ें। यहाँ हमने रेजिडेंट कंट्री देख लिया था। अगर जैसे वेयर यू लिव और योर हैव परमानेंट होम, दैट इज़ द रेजिडेंट। सोर्स, जहाँ पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, सोर्स कंट्री क्या है? सोर्स कंट्री वेयर इनकम इज अर्न। ठीक, आप इंडिया में रह रहे हो तो रेजिडेंट हो गए, ऑनलाइन आप यूएस के लिए काम कर रहे हो तो यूएस इज़ द सोर्स। ठीक है, अब यहाँ क्या, ये जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, क्या इसकी इनकम टैक्स होगी इस बंदे की? तो अगर कंपनी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, सॉरी एक मिनट, अगर इस कंपनी का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, तो इनकम टैक्स होगी, वरना परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, यू वर्क फ्रॉम होम, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ठीक है, और आपका ऑफिस जो है यूएस में है, कंपनी यहीं रजिस्टर्ड है, अब बस आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और इस कंपनी का, ये जो कंपनी, इसका कोई इंडिया में ऑफिस नहीं है, नो ऑफिस इन इंडिया, नो ऑफिस, तो इसकी इनकम टैक्स ही नहीं होगी, सारा वो करेगा यूएस। ठीक है, भले आप यहाँ रह रहे हो, पर यह कंपनी का ऑफिस नहीं ना है, आप ऑफिशियल वर्क सारा ऑनलाइन कर रहे हो, जो कि यहाँ रजिस्टर्ड है, यही सब कुछ है। ठीक, अब ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। ये बहुत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं यूपीएससी में। ठीक है, इंडिया कैन टैक्स योर, अगर आया तो वर्ल्ड वाइड इनकम। ठीक है, क्योंकि आप टैक्स राइट क्या इंडिया का, अगर आप वर्ल्ड वाइड इनकम आप कहीं जनरेट हो रही है,
अगर आप यहीं रेजिडेंट हो ना तब तो टैक्स हो जाएगा। इसी तरह यूएस कैन टैक्स इनकम अर्न फ्रॉम इट्स टेरिटरी लाइक अ जॉब इन यूएस, ठीक है। अच्छा, कंपनीज के लिए क्या रेजिडेंट कंट्री होती है? जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, कंट्रोल, उसी को रेजिडेंट कहते हैं। सोर्स कहाँ है? जहाँ इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, इनकम जनरेट हो रही है। अब यहाँ देखो, अगर मान लो ये जो हमने कहा था मॉरिशियस रूट, तो मॉरिशियस रूट में क्या करते हैं ना कि ये मान लो ये इंडिया से गए और यहाँ है मॉरिशियस, ये है मॉरिशियस, तो यहीं लोगों ने क्या किया कि अभी हमने डिस्कस किया था, यहीं रजिस्टर्ड करा लिया और यहीं पे शेल कंपनी खोल ली। क्या खोल ली? शेल कंपनी। तो सारा स्टेक तो अब मॉरिशियस से है और यहाँ टैक्स लॉस कम है, टैक्सेस कम है, तो आराम से यहाँ पे टैक्स इवेड कर सकता है आदमी, ठीक है, इवेड कर सकता है। अब यहाँ पे रेजिडेंट कंट्री जो है कंपनी के लिए देख लिए क्या थी। अगर कंपनी रजिस्टर्ड की यूएस में और यूएस इज़ अ रेजिडेंट कंट्री, ठीक है, तो यूएस हो जाएगा रेजिडेंट कंट्री। अब सोर्स क्या है? जैसे इफ कंपनी सेल्स प्रोडक्ट और एज ब्रांच इन इंडिया एंड इंडिया इज़ द सोर्स कंट्री, तब इंडिया इसकी सोर्स हो जाएगी अगर ये सेल कर रहा है प्रोडक्ट या इसकी इनकी ब्रांच है। पर रजिस्टर्ड यूएस में तो यूएस, तो दोनों का स्टेक वो है यहाँ पे, और यहाँ टैक्स क्रेडिट की बात आएगी फिर, ठीक है, ये लोग मैनेज कर लेंगे। तो टैक्स क्रेडिट, यूएसए कैन टैक्स इट्स इनकम वर्ल्ड वाइड, सही बात है, एंड इंडिया कैन टैक्स प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस डन इन इंडिया। तो ये सब दो सिनेरियो हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिकॉज सोर्स कंट्री इंडिया है तो यहाँ से हो जाएगा, और रेजिडेंट कंट्री यूएस है तो यूएस इनकम जनरेट टैक्स कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे बस ये डीटीए का रूल यही आता है कि कंपनी को टैक्स 2 बार होने से बचाया जाए या इंडिविजुअल को। अब यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छा है। इंडिया एक पर्सन है, वर्किंग कर रहा है यूएस में, इंडियन पर्सन है, यूएस में है, रेजिडेंट कंट्री इसकी इंडिया है और सोर्स कंट्री यूएस है। तो वेयर टैक्स होगा कहाँ? तो यूएसए एंड इंडिया गिव्स टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यूएस फॉर इनकम जो है यूएस में इनकम है, टैक्स की जाएगी, और इंडिया को इसको क्रेडिट मिल जाएगा वही वाला। अगर यूएस ने 1 लाख दे रहा है और इंडिया में 2 लाख है तो 1 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूएस कंपनी अर्निंग इन इंडिया, अगर यूएस की कंपनी है और ये अर्न कर रही इंडिया में, तो रेजिडेंट कंट्री यूएसए हो गई, पर सोर्स कहाँ है? ये इंडिया है, तो इंडिया होगा फॉर इंडियन बिजनेस, और यूएस गिव्स क्रेडिट और एग्जाम्पशन। तो यहाँ यूएस क्या करेगा? क्रेडिट देगा या एग्जाम्पशन देगा, बिकॉज रेजिडेंट कंट्री कौन सी हो गई? यूएसए हो गई, और इंडिया क्या हो गई? यहाँ पे सोर्स कंट्री हो गई। तो इंडिया ने चार्ज किया, और जैसे ही चार्ज किया तो यूएस में यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, ये भी एक एग्जांपल है। यूएस अगर सोर्स कंट्री है तो इनकम इज अर्नड इन यूएस, ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटी यहाँ आ रही है, तो अब ये क्या है? यूएस कैन टैक्स, ठीक है, यूएस इनकम टैक्स कर सकता है। अब रेजिडेंट कंट्री इंडिया है, बिकॉज द कंपनी इज इंडियन रेजिडेंट, रजिस्टर्ड एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, सो यस इंडिया कैन टैक्स वर्ल्ड वाइड इनकम ऑफ इट्स रेजिडेंट। तो वर्ल्ड वाइड इनकम, हम अपने रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम कहीं भी जाओ के कमाओ। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो कहीं भी आप वर्ल्ड में जा करके इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ हो जाओ। रेजिडेंट होने के लिए क्या चाहिए? आप कम से कम 180 दिन इंडिया में रहने चाहिए, ठीक है, या आप 60 दिन रहो उस फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन रहोगे, एंड या आप लगभग 360 या 65 दिन रहो पिछले 4 साल में, तो आप रेजिडेंट माने जाते हो, ठीक है, बस यही है। अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से हुआ क्या? बोथ इंडिया एंड यूएस वो टैक्स द सेम इनकम, डबल टैक्सेशन से आप बच जाओगे विदाउट डीटीए, ऐसे आप बच जाओगे, ठीक है। यूएस टैक्स करेगा इनकम को एज अ सोर्स कंट्री, इंडिया आल्सो टैक्स एज अ रेजिडेंट कंट्री, बट इंडिया गिव्स टैक्स क्रेडिट, इंडिया क्या क्रेडिट देगा फॉर टैक्स ऑलरेडी पेड इन यूएस, ठीक है। मतलब यहाँ आपको यूएस में आपने दिया है 1 लाख रुपए और इंडिया कर रहा है 2 लाख रुपए, तो आप इंडिया जो है ये वाला क्रेडिट दे देगा 1 लाख रुपए का, कि भाई आप सोर्स कंट्री में 1 लाख रुपए दे चुके हो, 1 लाख रुपए सोर्स कंट्री में दे चुके हो, तो 2 लाख में से माइनस 1 लाख हो जाएगा, तो आपको इंडिया में 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा बस, ठीक है। अब ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए आगे देखिए, टैक्स क्रेडिट मेथड क्या है, एक बार और देख लीजिए। कंपनी पेज टैक्स इन इंडिया फर्स्ट, एंड व्हेन इट्स पेड टैक्स इन यूएस इट गेट्स क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन इंडिया, ठीक है। जहाँ भी हुआ, अगर इंडिया में पे किया पहले, सोर्स कंट्री इंडिया है, ठीक है, और फिर रेजिडेंट कंट्री यूएस है, तो अगर सोर्स कंट्री में होगा तो यूएस दे देगा टैक्स क्रेडिट, ठीक है, या सोर्स कंट्री यूएस है, यूएस में पहले इनकम चार्ज हुई है, और रेजिडेंट कंट्री मान लो इंडिया है, फिर इंडिया दे देगा टैक्स क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट दे दिया जाएगा या इंडिविजुअल को या कंपनी को। एग्जेम्पशन कुछ केस में इनकम जो टैक्स होती है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाती है यूएस में, ठीक है, इंडिया एग्जेम्प्ट इन द यूएस। मान लो इंडिया में टैक्स हुआ वो यूएस एग्जेम्प्ट कर देगा, या यूएस में टैक्स हुआ है तो इंडिया एग्जेम्प्ट कर देगा, ये सब सारी चीज़ें हैं।
अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? रिलीफ, डबल टैक्सेशन नहीं होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा होगा, जैसे इंडिया सिंगापुर और इंडिया मॉरिशस बूस्टेड। अब ये FDI इनफ्लो बूस्ट हुआ, जैसे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट हुआ तो FDI इनफ्लो होने लगे काफ़ी, क्योंकि क्लैरिटी हो गई ना कि कहाँ टैक्स होगा कहाँ नहीं होगा। दोनों इसमें ये चाहिए कि एक जगह टैक्स हो रहा है, एक जगह टैक्स नहीं हो रहा है, दोनों कंट्रीज़ आपस में म्यूचुअल कंसेंट करती हैं कि कहीं एक कंट्री को लॉस ना हो जाए। कई बार होगा कि एक कंट्री को फ़ायदा हो गया, एक कंट्री को लॉस, तो ये आपस में बात कर लेंगी और ये बैलेंस, दे विल मेंटेन अ बैलेंस कि किसी एक कंट्री का घाटा ना हो। अगर आप टैक्स कर रहे हो तो हम भी कुछ ले लें, अगर आप किसी और चीज़ में कर रहे हो तो हम किसी और में ना करें ना, दे विल मेंटेन अ बैलेंस, म्यूचुअल रिलेशन होगा एक। अब यहाँ सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी होगी फॉर टैक्स पेयर, एक क्लियर रूल पता चलेगा हु विल टैक्स एंड व्हाट रिड्यूसेस, एंड इट रिड्यूसेस द कन्फ्यूजन, रिड्यूस होगा और लीगल डिस्प्यूट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्पेशली हेल्पफुल फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। देन यहाँ प्रिवेंट्स टैक्स इवेजन। मॉडर्न DTA इंक्लूड क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे आप इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज करोगे, यू हैव द डेटा कि कौन कितना टैक्स ले रहा है, दे रहा है, कौन किसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो टैक्स लोग चोरी से बच जाएंगे। जैसे इंडिया ने दे रिवाइज द DTA सिंगापुर और मॉरिशस के साथ किया था, क्योंकि मॉरिशस में बहुत लोग शेल कंपनीज खोल रहे थे और कमा रहे थे और झूठ मूठ का दिखा रहे थे कि हमारी इनकी इनकम रियल जनरेट हो रही थी इंडिया में, बट दे वर शोइंग कि दैट कंपनी इज रजिस्टर्ड इन US, अरे मॉरिशस, एंड इनकम इज ऑल्सो जनरेटिंग इन मॉरिशस। मॉरिशस एक टैक्स है, मैंने समझ लो, तो ये यहाँ पे रूट कर दिया मनी, इन लोगों ने मनी रूट कर दिया, इधर उधर घुमा दिया, ठीक है। तो ये सब ताकि बच जाए इंडिया के टैक्सेशन रेजीम से। अगर इससे क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से ना हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगे, FPIs होंगे, ये सब सारी चीज़ें होंगी। फिर इससे स्किल्ड वर्कफोर्स भी आएगा। ये कैसे भाई साहब? प्रोफेशनल वर्किंग अब्रॉड या फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैं इन इंडिया, दे अवॉइड डबल टैक्सेशन। अब इनको ग्लोबल मोबिलिटी होगी, क्योंकि अब डबल टैक्सेशन देना नहीं है जो भी फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, तो क्लियर रूल्स आ गए। अब क्लियर रूल्स आने की वजह से जो भी फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैं उनको डबल टैक्स नहीं देना है, दे डोंट हैव टू गिव डबल टैक्सेशन, ठीक है। तो इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। इट विल हेल्प IT सर्विसेज एंड प्रोफेशनल्स एब्रॉड, ठीक, ये सब सारी चीज़ें। कुछ चैलेंजेस क्या थे इसमें कि राउंड ट्रिपिंग लोग कर रहे थे, कि कुछ इन्वेस्टर्स दे यूज़ द मिस यूज़ कर रहे थे DTA को बाय रूटिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू थर्ड कंट्री, ठीक है, अवॉइड टैक्स अवॉइड करने के लिए। जैसे मॉरिशस रूट मैंने आपको बताया ऊपर अभी, यही टू टैक्स फ्री कैपिटल गेन इन इंडिया, तो मॉरिशस में लेके चले गए पैसा, वहाँ से घुमा उमा करके ला रहे हैं। देन दिस बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कई MNCs हैं, दे शिफ्ट प्रॉफिट टू लो टैक्स कंट्री, अब लो टैक्स कंट्री में चले गए और शेल कंपनी खोल लिया इस तरह से, तो लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू होता है इंडिया के लिए, मैंने अभी डिस्कस किया है। कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, डिफरेंट डिफिनीशन है रेजिडेंट की और सोर्स की, जो मैंने ऊपर देखा, उससे डिस्प्यूट होते हैं, लिटिगेशंस केसेस की वो लिटिगेशंस बढ़ जाती हैं, और फ्रीक्वेंट इंटरप्रेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इंटरप्रेट करना जो है मुश्किल हो जाता है कि सोर्स कौन सी है, रेजिडेंट कौन सी है, बिकॉज देयर इज कम्प्लेक्स इश्यूज एंड सिनेरियोज। अब रेवेन्यू लॉस टू डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ क्या है, जैसे सोर्स कंट्री इंडिया है, ऑफन गेट्स लेस टैक्स, ठीक है, शेयर अंडर ओल्ड DTA। अब क्या हुआ, अर्लिया इंडिया मॉरिशस DTA था, ये अलाउ कर रहा था फुल एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स, ठीक है, तो इससे रेवेन्यू लॉस हो रहा था किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। क्योंकि पहले क्या था, ये जो कैपिटल गेन टैक्स था ये ज़ीरो था ना, कैपिटल गेन्स टैक्स मॉरिशस ज़ीरो चार्ज करता था, क्योंकि कैपिटल गेन्स था ही नहीं। इंडियन कंपनीज जाके फिर मॉरिशस में जाके बस जा रही थी और यहाँ शेल कंपनी खोल के काम कर रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने कहा नहीं हम कैपिटल गेन टैक्स लेंगे, तो इन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और मॉरिशस, इनको लॉस हो गया कि अब मान लो कोई मॉरिशस से इंडिया बंदे में आएगा, उसको कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा पहले। अब इससे क्या होगा, ये डीमोटिवेट होंगे, अरे यार हम क्यों यहाँ शेयर में इन्वेस्ट करें कि हमें तो कैपिटल गेन टैक्स मिल ही नहीं रहा। तो कुछ गलत लोगों की वजह से, ठीक है, जो लोग पैसा यहाँ घुमा रहे थे शेल कंपनी छोड़ करके, इस मॉरिशस को दिक्कत हो गई, ठीक है, कि अब इनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा है, तो अब क्यों आएंगे, ये क्यों बाय करेंगे इंडियन शेयर्स, ठीक है। तो ये हर्डल हुआ थोड़ा सा यहाँ पे। देन अपडेटिंग एंड रिगोनिशिएटिंग इश्यूज़, ये क्या है, अपडेट करना और रीनिगोशिएशन इश्यूज़ क्या है। जो ग्लोबल टैक्स नॉर्म है ये चेंज करता है रैपिडली, एंड DTA नीड्स तो बार बार रेगुलर रिवीजन चाहिए होता है, ठीक है। और इंडिया लाइक हैज़ टू अमेंड ओल्डर ट्रीटीज विद मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर, ये सब सारी। देन दीज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टैक्स अथॉरिटी और वेरीफाइंग क्लेम्स फॉर टैक्स क्रेडिट, ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब कोई कंपनी चाहिए कि हमें टैक्स क्रेडिट चाहिए, ठीक है, कंपनी कह रही टैक्स क्रेडिट चाहिए पर उसको मिल नहीं रहा है, तो डीले इन रिफंड और टैक्स। जब टैक्स क्रेडिट फॉर कंपनीज को टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, तो दिक्कत आती है, इससे डिले होता है प्रोसेस, एंड इट डीमोटिवेट्स, ये डीमोटिवेट करती किसी भी कंपनी को, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें।
टाइप्स ऑफ इनकम ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी इज़ द सोर्स मैंने सब बता ही दिया, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट भी बता दिया। देखो, अ फॉरेन कंपनी इज टैक्स्ड इन द सोर्स कंट्री, ठीक है, सोर्स कंट्री में ओनली इफ इट हैज़ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट दैट इज फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस लाइक एन ऑफिस फैक्ट्री। ये तो अगर यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है तभी यहाँ पे टैक्स होगा, वरना इसका टैक्सेशन नहीं होगा। मान लो ये यूएस है, दिस इज यूएस एंड दिस इज इंडिया, और ये फॉरेन कंपनी यहाँ आई है, दिस इज सोर्स कंट्री। सोर्स मतलब फॉरेन कंपनी यहाँ ऑफिस खोली हुई है, यहाँ से इनकम जनरेट करी। तो यहाँ अगर ऑफिस है और इनकम यहीं से जनरेट हो रही है और यहाँ ऑफिस है, तभी यहाँ पे इसका टैक्सेशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में तो टैक्स होगा, वरना नहीं होगा। मान लो यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो टैक्सेशन तभी लागू होगा जब ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो। ये एम्प्लॉय की बात की जा रही है, कोई इन्वेस्टर की बात नहीं है, ये एम्प्लॉय की बात है। तो एम्प्लॉय कंपनी के अंडर काम कर रहा है ना, तो अगर कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड है तो एम्प्लॉय की टैक्सेशन होगी और ये कंपनी की, पर यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। मान लो यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सॉरी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं काम करेगा, ठीक है। और यूएस की फॉरेन कंपनी है, मान लो यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर यहाँ सोर्स जनरेट इनकम जनरेट हो रही है, यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से वर्कर हायर करके यहाँ कमा रहे, और यहाँ सिर्फ यूएस में ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। यूएस में भी हो सकता है ये कमाए, कोई बात नहीं, मेन बात है कि यहाँ कमा रही है कि नहीं, ठीक है। अब ये रेजिडेंट कंट्री क्या, टैक्सेस ग्लोबल इनकम, ठीक है। रेजिडेंट कंट्री ग्लोबल इनकम, मान लो ये इंडिया है और आप यहाँ के रेजिडेंट हो, ठीक है। एक कंपनी है, ये कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड है, इस ए में रजिस्टर्ड है, और ये मान लो ये इंडिया, तो इसके जो इनकम कहीं भी अब्रॉड होगा, ये इंडिविजुअल यहाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड हो या इंडिविजुअल यहाँ का रेजिडेंट हो, तो या तो कंपनी हो यहाँ की रेजिडेंट या इंडिविजुअल हो यहाँ का रेजिडेंट, ये कहीं भी जाएगा ना, इनकी इनकम टैक्स होगी, ठीक, यही बात है। सोर्स कंट्री में ऑफिस देखा जाएगा, ठीक है। टैक्सेस इनकम अर्न विद इन सोर्स में, सोर्स कंट्री में अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो तो टैक्स होगा, वरना परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो टैक्स नहीं होगा। सोर्स कंट्री कहाँ है, जहाँ इनकम जनरेट होती है, जहाँ इनकम जनरेट होती है। फिर ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो, सोर्स कंट्री है जहाँ इनकम अर्न होती है, रेजिडेंट कंट्री क्या है, जहाँ पे कंपनी या पर्सन बिलोंग करता है, रहता है, ठीक है। और उसके भी क्राइटेरिया है, 180 दिन रहना चाहिए आपको, इंडिविजुअल हो तो 180 दिन, और कोई कंपनी है तो उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। तब आप माने जाओगे कि आप यहाँ पे, यहाँ क्या नाम है, सॉरी यहाँ पे कंपनी अगर है तो इट शुड बी रजिस्टर्ड ईयर, ये कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो यहाँ रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। और जहाँ सोर्स कंट्री में परमानेंट, सोर्स कंट्री में क्या होना चाहिए, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। आइए आगे देखें, ये सब हम लोग देख चुके हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल देख लें। ये एक इंडियन है, ये यूएस में वर्क कर रहा है, और यूएस सोर्स कंट्री है, वहाँ इसकी इनकम अर्न हो रही, और इंडिया एक रेजिडेंट कंट्री है, यहाँ यूएस, तो दोनों जगह क्या होगा, तो यूएस इज़ द रेजिडेंट कंट्री, सॉरी यहाँ यूएस क्या है, रेजिडेंट कंट्री, ठीक है, और सोर्स कंट्री। एग्जांपल जैसे एक यूएस कंपनी है, एक और देखते हैं। ये क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है इंडिया में, सोर्स कंट्री, और ये रेजिडेंट कहाँ है, यूएस में। अब देखते हैं कि यूजली हैज़ द फर्स्ट राइट टू टैक्स इनकम, क्या नाम है, यूजली हैज़ द फर्स्ट राइट टू टैक्स इनकम, ठीक है, किसके पास है, ये सोर्स कंट्री के पास होता है, और यहाँ पर रेजिडेंट कंट्री कोई भी ग्लोबल इनकम को टैक्स करेगी, बस ये इतना दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ है वेयर यू मनी इज़ मेड और वेयर यू बिलोंग, ये वेयर यू बिलोंग इज़ रेजिडेंट और वेयर मनी इज़ मेड इज़ सोर्स। या रेजिडेंट क्या, कंपनी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ये या बिलोंग कर रहे हो, इनकम यहाँ जनरेट हो रही है, ये कोई भी कंट्री हो सकती है, इनकम जनरेट। ये टैक्स क्रेडिट, या तो एग्जेम्पशन दे दिया जाता है, इनकम में टैक्स ओनली इन वन कंट्री, ठीक है। टैक्स क्रेडिट क्या है, ये सब सारी बात हो चुकी है। या ना, अगर आपकी इनकम अर्न है यूएस में 10 लाख रुपए, आपने यूएस को आपने 2 लाख रुपए दिया है, इंडिया टैक्स द सेम इनकम 2.5 लाख, तो 2.5 लाख 2.5 लाख इंडिया टैक्स कर रहा है। सोर्स कंट्री 2 लाख रुपए ले चुकी है, तो कितना हो गया, सोर्स कंट्री 2 लाख रुपए ले चुकी है ना, तो 2.5 लाख, तो आपको कितना, सिर्फ 50,000 देना पड़ेगा, यू हैव टू वो 50,000 इन इंडिया। ये इंडियन मॉरिशियस का मैंने अपने आप को कैपिटल गेन वाला बताया था, ठीक है। कंसर्न क्या है, एक कंट्री को रेवेन्यू लॉस होता है तो ये आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं। ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है, कंपनीज में रूट इन्वेस्टमेंट थ्रू लो टैक्स कंट्री जैसे मॉरिशियस, ताकि हायर टैक्स लग रहे हैं, ठीक है।
यहाँ देखो DTA में क्या है, इनकम इज टैक्स ओनली इन वन कंट्री, ठीक, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। तो वन कंट्री कलेक्ट द टैक्स एंड अदर फॉरगोज इट। तो सो यू नेचुरली माइट आस्क दैट डज द सेकंड कंट्री लूज रेवेन्यू। तो यस, बट बोथ कंट्रीज मैनेज दिस थ्रू म्यूचुअल बैलेंस और कोऑपरेट करके अपना मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब टैक्स शेयरिंग होती है बेस्ड ऑन इनकम, देखिए अलग चीज़ हो गई। क्रेडिट या एग्जाम्पशन मेथड अभी हमने देख लिया, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट देखने वाला है कि म्यूचुअल बेनिफिट थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इवन इफ वन कंट्री गेट्स दैट लेट्स डायरेक्ट टैक्स, इट बेनिफिट्स इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इंक्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर एक कंट्री कोई है, इवन इफ वन कंट्री डायरेक्ट टैक्स उसको कम मिला हुआ है, पर तब भी इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है। कैसे? ट्रेड बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टैक्स क्लैरिटी है तो ट्रेड, और हालांकि टैक्स लूज़ किया है थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू, बट टैक्स क्लैरिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे, इंक्रीज ट्रेड हो जाएगा, देन जॉब क्रिएट होगी, बिजनेस ग्रोथ है। अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है डबल टैक्स, तो टैक्स इवीजन से भी आदमी बच जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल बोथ इकोनॉमीज गेन इवन इफ अर्न्स लेस टैक्स। टीटी को रीनेगोशिएट कर लेते हैं अगर लग रहा है, इफ़ वन कंट्री फील्स दैट इट्स लूजिंग टू मच रेवेन्यू, इट कैन रीनेगोशिएट द DTA, ठीक है। जैसे मॉरिशियस और सिंगापुर के साथ इंडिया ने रीनेगोशिएट किया। इसमें एक एंटी अब्यूज क्लॉज निकाला जाता है टू स्टॉप ट्रीटी शॉपिंग। दिस इज कंपनी रूटिंग मनी थ्रू टैक्स हेवन जस्ट टू अवॉइड टैक्स। तो ट्रीटी शॉपिंग को अबॉलिश किया गया, रोका जाए, ठीक है, एंटी अब्यूज क्लॉज। अब यहाँ पे था क्या नाम है, कैपिटल गेंस जो थे वो टैक्स होते थे मॉरिशियस में, वो ओनली टैक्स इन मॉरिशियस, सो इंडिया गॉट नथिंग। और मॉरिशियस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, कि कोई भी टैक्सिंग होगी, तो इंडिया लॉस द रेवेन्यू। तो बाद में ये अमेंड किया गया ट्रीटी को। ऑफ नाउ द कैपिटल गेन्स फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टमेंट इन आर टैक्स पार्टली इन इंडिया एंड बोथ कंट्रीज शेयर टैक्स रेवेन्यू मोर फेयरली। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए बाद में अगला लेक्चर एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है, वो देखेंगे। होप यू लाइक द लेक्चर। कोई कमी हो तो बताइएगा। थैंक यू।